So in this chapter, we are going to study about the general characteristics of viruses. Then we will study about the structure of virus, diseases which are generally caused by the viruses to the animals, and finally we will study the viruses, why they are considered as living organisms, and what are the features that we do not consider viruses as living organisms. So it means we have to study two characteristics or to distinguish the viruses in between the living and non-living organisms. So what is mean by the virus? Viruses are the non-cellular species which can never be seen by the naked eye. मतलब वायरस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नॉन सेलुलर। हमने पहले भी बात की थी कि वायरसेस हम एक इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं कि इनकी बॉडी के अंदर कोई सेल मौजूद नहीं होता। जब हम इसकी बॉडी का स्टडी करते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि वायरस की बॉडी के अंदर कोई सेल नहीं है। दैट इज वाई viruses are considered as unicellular organisms because when the unicellular organisms require microscope to be seen, but on the other hand viruses are all the organisms which have no cell in their bodies. अच्छा, इस नॉन सेलुलर की टर्मिनोलॉजी को हम ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। तो याद रखेंगे कि अगर हम वायरस को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, या अगर हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की पहले बात करते हैं तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मतलब सेल की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स की यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जो कि वायरस है। इसके बाद वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सेकंड कैटेगरी में हम स्टडी करते हैं। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं? दे मे बी बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सिमिलरली फंजाई और एल्गी एटसेट्रा। इसी तरह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करेंगे तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तीसरी कैटेगरी है, और इस तीसरी कैटेगरी के अंदर हम उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करेंगे जो हम बआसानी देख सकते हैं। इसमें एनिमल्स भी शामिल हैं, इसमें प्लांट्स भी शामिल है, इसमें कुछ एल्गी के ग्रुप्स भी शामिल होते हैं। So on the basis of the presence of the cell, organisms are categorized into 3 types: acellular organisms having no cell in their bodies, then number 2 unicellular organisms having single cell in their bodies, and the third type is the multicellular organisms having multiple cells in their bodies. हम बात कर रहे हैं वायरस की, तो वायरस की पहला पॉइंट हमने जो स्टडी किया दैट इज वायरसेस आर एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी अगर आप देखें तो हमने टर्म इस्तेमाल की स्पीसीज। याद रखेंगे कि स्पीसीज हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर डिफरेंट है तो हम ये कहेंगे कि ये 2 डिफरेंट स्पीसीज हैं। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म जिसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दूसरे ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से सेम है तो हम कहेंगे कि ये एक ही टाइप की स्पीसीज है। So viruses are considered as the most primitive organisms on land and also considered to be the intermediate species between living and non-living organisms. हमने अभी बात की कि वायरसेस को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब वो कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो कौन से फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हम ये नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। अगर आप यहाँ पे वायरस के स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली वी हैव इंक्लूडेड द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। अच्छा, याद रखिएगा स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे कहा जाता है पेपर में ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज, और यहाँ पर आप इसे कंसीडर करते हैं कि आपसे बैक्टीरिया की डायग्राम पूछी गई है। तो याद रखिए कि बैक्टीरियोफेज इज बेसिकली T4 वायरस
ये वायरस की एक टाइप होती है। ऐसा लाजिम नहीं है कि हर वायरस का स्ट्रक्चर इसी तरह से नजर आए। वायरस के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आप अपनी नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। उनकी छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि वायरस may have some or few viruses may have capsules और envelope on their bodies। इसी तरह से कुछ वायरस के पास एनवलप मौजूद नहीं होते, तो दो कैटेगरीज हो गई। इसी तरह से वायरस की बॉडी में या तो डीएनए मौजूद होता है, तो ये तीसरी कैटेगरी है। इसी तरह से वायरस की बॉडी के अंदर आरएनए मौजूद है, तो ये चौथी कैटेगरी। इसी तरह से वायरस के जो डीएनए मौजूद है वो डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो ये तमाम बातें क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस में आती हैं जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। जस्ट मुझे एक आपको ब्रीफ व्यू देना था कि बैक्टीरियोफेज का लाजिम नहीं है कि स्ट्रक्चर इसके अलावा कोई और हो, लेकिन वायरस का स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के अलावा मजीद हो सकता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो बॉडी पार्ट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हेड एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड टेल। टेल में कंटेन टेल फाइबर्स एंड द टेल शीट। जबकि हेड पार्ट में क्या चीज मौजूद नजर आ रही है? हमें कैप्सूल नजर आ रहा है और प्लाज्मिड यानी कि हमें जेनेटिक मटेरियल नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर को हम मजीद आगे देखेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस को हम स्टडी कर रहे हैं कि वायरसेस आर एसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। मैंने अभी एसेलुलर की टर्मिनोलॉजी आपको समझाई है कि एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनकी बॉडी में कोई सेल मौजूद ना हो। ऐसे याद रखेंगे जब इस बात को हम करते हैं और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 की स्टडी करेंगे, तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास सेकंड टॉपिक आएगा जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल। तो इस बुनियाद पर वायरसेस की अगर हम देखें तो वायरसेस के बॉडी में कोई सेल मौजूद नहीं है। तो अब क्या ये वायरसेस को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करें या नहीं करें? क्योंकि सेल थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए एक ही कंडीशन है कि उसकी बॉडी में सेल हो। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि वायरस की बॉडी में सेल मौजूद नहीं है। तो याद रखिएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो that is based on the presence or absence of the genetic material which may be DNA or RNA। अगर वायरस या किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डीएनए या आरएनए या दोनों चीजें मौजूद हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डीएनए आरएनए या दोनों ही चीजें मौजूद नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म कभी भी लिविंग नहीं हो सकता। तो एसेलुलर की टर्मिनोलॉजी आप अच्छी तरह से समझ लें कि दोज ऑर्गेनिजम्स हैविंग नो सेल इन देयर बॉडीज, बॉडी सेल पे कंसिस्ट ही नहीं करती। तो अब आपसे पूछा जाए कि वायरस के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं तो वो क्या हैं, या वायरस किस तरह से अपनी ऑर्गेनिज्म को लिविंग शो करता है, या वो किस तरह से अपनी न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस को अंजाम देता है जब उसके पास सेल ही मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब सीधा सीधा सा ये है कि या तो उस वायरस के पास डीएनए होगा या उस वायरस के पास आरएनए होगा। ये भी याद रखेंगे कि वायरस इज द ओनली स्पीसीज व्हिच डज नॉट हैव बोथ जेनेटिक मटेरियल। आई मीन कि डीएनए और आरएनए एक वक्त में वायरस के पास नहीं हो सकता। या तो वायरस के पास डीएनए होगा या वायरस के पास आरएनए होगा। दोनों मॉलिक्यूल्स यानी डीएनए और आरएनए दोनों वायरस के पास एक वक्त में मौजूद नहीं हो सकते। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो हमें डीएनए और आरएनए एक ही बॉडी में नजर आएंगे। वायरस है ओनली कैटेगरी है जिसमें डीएनए और आरएनए मौजूद नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट है वायरसेस आर एसेलुलर। फिर मजीद कहा कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने क्लासिफिकेशन की थी बैक्टीरिया की। हमने कहा था कि हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की 3 कैटेगरीज होती हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले सेप्रोफाइटिक, वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से खाना हासिल करते हैं। फिर हम बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल तो करते हैं लेकिन उन्हें बदले में फायदा पहुंचाते हैं।
और तीसरी कैटेगरी होती है पैरासाइट्स की, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल तो करते हैं लेकिन उन्हें बदले में नुकसान पहुंचा देते हैं। तो वायरसेस क्या है? पैरासाइट्स है। लेकिन अब मसला ये है, एक और टर्म आ गई यहाँ पे कि ऑब्लिगेट है। अब अगर आपको बैक्टीरिया की है कंडीशन याद हो तो हमने रिस्पायरेशन में दो टर्म्स आपको बताई थी कि बैक्टीरिया में भी ऑब्लिगेटेड और बैक्टीरिया में भी फैकल्टेटिव। किस बुनियाद पे क्लासिफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन हमने क्लासिफाई किया था। हमने कहा था कि बैक्टीरिया को अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो भी सरवाइव करता है और अगर ऑक्सीजन ना मिले तो भी सरवाइव करेगा। तो वो बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन 100% चाहिए रिस्पायरेशन के लिए, अगर आप उसे रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं देते तो उसकी डेथ हो जाती है। देन वी यूज द टर्म ऑब्लिगेटिव बैक्टीरिया। और ऑब्लिगेटिव बैक्टीरिया भी कौन से? ऑब्लिगेटेड एरोबिक बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जिन्हें ऑक्सीजन गैस की 100% जरूरत। इसी तरह से ऑब्लिगेट का अगर हम एंटोनियम की बात करें तो दैट इज फैकल्टेटिव। ये बैक्टीरिया वो होते थे जिन्हें पार्शियली ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, इसके अलावा या इसके बगैर ये ग्रो कर सकते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात को। वायरसेस आर एसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट को आसान अल्फाज में आप इस तरह से याद रखेंगे कि ऑब्लिगेट का मतलब होता है टोटल। पैरासाइट्स क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करेगा, अपनी न्यूट्रिशन हासिल करेगा और बदले में उसे नुकसान पहुंचा देगा। तो वायरस क्या हो गए? पैरासाइट्स हो गए। और ऑब्लिगेट इसके साथ लगा दिया तो इसका मतलब टोटल पैरासाइट, यानी वायरस की कोई दूसरी कैटेगरी नहीं हो सकती न्यूट्रिशन की बुनियाद पर। इसका मतलब कि वायरस कभी भी सेप्रोफाइटिक नहीं हो सकता, वायरस सिम्बायोटिक नहीं हो सकता, वायरस ऑटोट्रॉपिक या फोटोसिंथेटिक नहीं हो सकता, इसी तरह से वायरस जो है वो कीमोसिंथेटिक नहीं हो सकता। बल्कि वायरस हमेशा जब भी मिलेगा या जिस कैटेगरी का मिलेगा, जिस क्लासिफिकेशन का मिलेगा, चाहे उसके पास डीएनए हो, चाहे उसके पास आरएनए हो, चाहे उसकी बॉडी में एनवेलप मौजूद हो नहीं हो, वो वायरस हमेशा ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करके उसे नुकसान जरूर पहुंचाएगा। फर्स्ट पॉइंट अगर क्लियर है तो हम मजीद सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, जिसे हमने पहले भी पढ़ा है कि दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। के वायरस को हम क्लासिफाई नहीं कर सकते कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि वायरस की बॉडी में सेल तो नहीं है, तो अब इसकी बॉडी कंसिस्ट किस चीज पर करती है? तो द बॉडी ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए, न्यूक्लिक एसिड में भी आरएनए। और प्रोटीन कोड वो स्ट्रक्चर है जो इस न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करेगा। इसके वजह से न्यूक्लिक एसिड को कोई नुकसान नहीं हो सकता। याद रखें कि अगर न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर को नुकसान हो गया तो वायरस की बात हमने क्या की कि वायरस के पास सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है, डीएनए या आरएनए। अगर उसे भी नुकसान पहुंच गया तो वायरस की डेथ हो जाएगी। वायरसेस इन्फेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आजकल हमारे यहाँ एक कॉमन वायरस जो कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो ये क्या कर रहा है? दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इन्फेक्ट कर रहा है, मुतासिर कर रहा है। इसी तरह से कॉन्गो वायरस है, ये मुतासिर कर रहा है। पोलियो वायरस का नाम आपने सुना है, ये क्या करता है? ये भी मुतासिर कर रहा है। इसी तरह से रबीज वायरस, वो वायरस जो कुत्ते के काटने की वजह से फैलता है, इंपॉर्टेंटली इन पाकिस्तान। लेकिन हम बाहर के ममालिक में देखें तो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसमें रैबिट भी है, कैट भी है, वो भी ये रबीज वायरस कॉज करते हैं। इसी तरह से HIV वायरस भी हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद है। तो ये तमाम वायरसेस बेसिकली करते क्या है? दे ऑलवेज इन्फेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ये मुतासिर करेंगे, उन्हें इन्फेक्शन कॉज करेंगे। देयर इज नो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के दोनों ही तरीके इनकी बॉडी में मौजूद नहीं होते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वायरस किस तरह से अपनी बॉडी को रिप्रोड्यूस करेगा। ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय मींस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन टर्मिनोलॉजी जो है वो टर्म रेप्लिका से निकली है, और रेप्लिका का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द एग्जैक्ट कॉपीज, कि अपनी ही कॉपीज को तैयार करना, इसे रेप्लिका कहा जाता है। तो रिप्रोडक्शन वायरसेस में कैसे होगी? बाय मींस ऑफ रेप्लिकेशन। इसे क्या किस तरह से प्रोसीजर होगा, मैकेनिज्म किस तरह से, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। वायरसेस में भी वायरुलेंट। अब इस पॉइंट को आप जरा देख लीजिए
कि वायरसेस इन्फेक्ट अदर ऑर्गेनिज्म, वायरस दूसरे ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर रहा है। यहाँ हम कहते हैं कि वायरसेस में बी वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब ये होता है कि वायरस में बी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, यानी वायरस वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज कर दे। अब आप कहेंगे कि इस पॉइंट में द इन्फेक्ट अदर ऑर्गेनिजम्स और वायरस में भी वायरुलेंट में फर्क क्या है, तो याद रखें कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि डेथ कॉज कर सकते हैं, लेकिन हर वायरस डेथ कॉज करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम कॉमनली देखें वो वायरसेस जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है और रेगुलरली हमें हो सकते हैं, लेकिन ये वायरस हमें डेथ कॉज नहीं करते। तो ये वायरसेस के बारे में पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कुछ वायरसेस वायरुलेंट हो सकते हैं जबकि कुछ वायरसेस इन्फेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। अब एग्जांपल क्या है कि वायरस हमें डिजीज कॉज तो कर रहा है लेकिन डेथ कॉज नहीं कर रहा है। एग्जांपल इज द फ्लू वायरस। फ्लू वायरस इज द सिंपलेस्ट एंड द कॉमन टाइप ऑफ वायरस। ये वो वायरस है कि अगर आप एक गैदरिंग में बैठे हैं और लेट सपोज उस गैदरिंग में 10 लोग मौजूद हैं, उस 10 लोगों में से किसी एक शख्स को, किसी एक इंडिविजुअल को अगर फ्लू होता है तो आपने ये नोटिस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि दूसरे शख्स को भी वो फ्लू हो जाता है। इसी तरह से अगर आप उस सराउंडिंग को देखें तो आहिस्ता आहिस्ता उस गैदरिंग में अगर हम मजीद टाइम एक्सपेंड करेंगे तो ये वायरस तमाम ऑर्गेनिज्म, तमाम जितने पार्टिसिपेंट्स वहां पर मौजूद थे उन सबको मुतासिर जरूर कर सकता है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फ्लू वायरस वो वायरस है जो हमेशा अपने स्ट्रक्चर को चेंज करके हमारी बॉडी में आता है। लेट सपोज हमें एक डिजीज कॉज होती है, वो बैक्टीरिया ने कॉज की है। लेट सपोज कि हमें बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया एच पाइलोरी है, ये बैक्टीरिया हमारे लिवर पे आकर इन्फेक्शन कॉज करता है। अब हमने इस बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिसिन, कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया। इस एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल करने के बाद ये होगा कि वो बैक्टीरिया तो हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर जाएगा, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम्स उन सेल्स को इस तरह से मेमोराइज कर लेंगे कि नेक्स्ट टाइम में अगर एच पाइलोरी का बैक्टीरिया आता है तो हम उसे फौरन किल कर देते हैं। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। कोई और बैक्टीरिया, कोई और वायरस हमारी बॉडी में आया, उसने हमारी बॉडी में आकर डिजीज कॉज की, हमने उस डिजीज के रोकने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल किया, वो डिजीज खत्म हो गई, हमने अपनी उस कंडीशन को बेहतर कर लिया, हमारी तबीयत अब बेहतर हो चुकी है। लेकिन अब दूसरी बार जब वो बैक्टीरिया या वायरस आएगा तो वो उतनी शिद्दत से, उतनी इंटेंसिटी से हमारी बॉडीज पर अटैक नहीं कर सकता जितनी कंडीशन, जितनी इंटेंसिटी, सॉरी, इंटेंसिटी से उसने पहले हम पर अटैक किया था। लेकिन फ्लू वायरस वो वायरस है जो अगर हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है एक मर्तबा, तो दूसरी मर्तबा जब आएगा तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करके आता है। दैट इज व्हाई वी ऑफन गोस अंडर द कंडीशन ऑफ फ्लू। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वायरस जब तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग सेल्स में मौजूद होता है उसी वक्त वो रेप्लिकेशन करेगा, लेकिन अगर वो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद नहीं है या लिविंग सेल की बॉडी में मौजूद नहीं है तब वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं कर सकता। लेट सपोज एक वायरस है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर होता है, एंटर होने के बाद रेप्लिकेशन करेगा और रेप्लिकेशन करके अपनी एग्जैक्टली कॉपीज तैयार करता रहेगा। लेकिन अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर आ जाए, मिसाल के तौर पे हम अभी जिस रूम में बैठे हुए हैं, हम जिस टेबल पे बैठे हुए हैं, हमने मोबाइल फोन्स, हम लैपटॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे सामने टेबल पर पेन, पेंसिल, स्टेशनरी रखी हुई है, नोटबुक रखे हुए हैं, इसी तरह से हमने पानी की बोतल रखी हुई है, पानी पी रहे हैं, ये तमाम चीजें, कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स आई गेस खाना भी खा रहे होंगे, तो ये वायरस अगर इन जगहों पर मौजूद है तो वो सरवाइव तो करेगा लेकिन वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। रेप्लिकेशन के लिए वायरस को लिविंग सेल की हमेशा जरूरत पड़ती है, जब तक ये लिविंग सेल के बगैर रेप्लिकेशन कभी भी नहीं करेगा। Size is about 20 nanometer to 250 nanometer. The question to describe the general characteristics of virus has been asked in the year 2013, 2008 and 2006. Now we are about to discuss the structure of virus.
तो वायरसेस में भी रॉड लाइक, राउंडेड, टैडपोल और पॉलीहेड्रल इन स्ट्रक्चर। यानी कि वायरसेस की जो बॉडी होती है वो किस तरह की हो सकती है, रॉड लाइक हो सकती है। रॉड लाइक हमने बैक्टीरिया भी देखा था, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज जस्ट सिमिलर टू द रेक्टेंगल इन शेप। राउंडेड स्क्वायर यानी कि सर्कुलर इन शेप हो सकता है, टैडपोल हो सकता है, पॉलीहेड्रल इन स्ट्रक्चर हो सकता है। टैडपोल पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर वो हो जो हमने अभी T4 बैक्टीरिया T4 वायरस का देखा था, यानी बैक्टीरियोफेज का देखा था। हम दोबारा भी इसे देखते हैं। कह रहे हैं कि वायरस की बॉडी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंशन पार्ट्स, कि वायरस की बॉडी में क्या क्या चीजें होंगी। वायरल जीनोम होगा, जिसका मतलब डीएनए या आरएनए है। कैप्सिड होगा, वो स्ट्रक्चर जो वायरल जीनोम को प्रोटेक्ट कर रहा है। एनवलप की बुनियाद पर हमने वायरस को क्लासिफाई किया था कि या तो एनवलप होगा या नहीं होगा। तो याद रखेंगे, वायरस इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑल टाइप ऑफ द वायरसेस। कुछ वायरसेस की बॉडी में एनवलप होता है, कुछ की बॉडी में नहीं होता। देन फाइनली द टेल, और इस टेल का क्या फंक्शन है ये हम अभी देखते हैं। पहली बात कर रहे हैं वायरल जीनोम की, तो न्यूक्लिक एसिड में हैव अ सिंगल और न्यूमरस डीएनए और आरएनए। इस बात को समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, और न्यूक्लिक एसिड में क्या बात की थी हमने कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। कभी भी डीएनए एंड आरएनए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, डीएनए या आरएनए मौजूद है। फिर इंपॉर्टेंट बात कि या तो डीएनए मौजूद है या फिर आरएनए मौजूद होगा। दोनों मॉलिक्यूल्स यानी कि दोनों न्यूक्लिक एसिड की टाइप डीएनए और आरएनए एक वक्त में मौजूद नहीं हो सकते। फिर इंपॉर्टेंट बात जो एमसीक्यूज में बेतहाशा बार पूछी भी गई है कि जीन्स में वेरी फ्रॉम 4 टू सेवरल हंड्रेड मॉलिक्यूल्स, यानी कि इनमें जो जीन्स की तादाद है वो 4 से लेके कई हजार मॉलिक्यूल्स तक हो सकती है। कैप्सिड की बात की, इट इज अ कवरिंग लेयर ऑफ प्रोटीन, ये वो लेयर है जो प्रोटीन को कवर कर रही है। एनवलप इज द सर्टेन वायरस कंटेन स्ट्रक्चर, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप के वायरस हैं जिनमें एनवलप का स्ट्रक्चर्स मौजूद है। एंड क्या फंक्शन है इसका, विच हेल्प देम टू कॉज द इन्फेक्शन। ये एनवलप वो स्ट्रक्चर है जो उन्हें इन्फेक्शन कॉज करने में मदद करता है और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। टेल फाइबर्स आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट एट द इंफीरियर पोर्शन। हमने भी देखा था T4 का वायरस, जिसमें नीचे की तरफ यानी इंफीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी ये टेल फाइबर्स मौजूद थे। और इनका फंक्शन क्या होता है, विच हेल्प्स एन एडेशन। एडेशन का मतलब होता है टू बाइंड और टू ज्वाइंट विद एनी अदर सरफेस, किसी दूसरी सरफेस से ज्वाइंट होने के लिए ये मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यानी कि टेल फाइबर्स का इस्तेमाल करते हैं। डायग्राम देख के हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि हमने बात की सबसे पहले वायरल जीनोम की। वायरल जीनोम क्या है, या तो डीएनए या आरएनए। ये डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर इस हेड स्ट्रक्चर के अंदर लाई करता है। ये जो कवर हमें नजर आ रहा है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड कैप्सिड, ये कैप्सिड है। एनवलप कुछ स्ट्रक्चर्स में मौजूद होता है। एंड फाइनली टेल फाइबर्स हम यहाँ पे देखें तो ये टेल फाइबर्स नजर आ रही हैं जो इसे किसी भी दूसरी सरफेस पे चिपकने के लिए, एडहेशन के लिए मदद करते हैं। Now the arguments on viruses, वो आर्ग्यूमेंट्स जिनकी वजह से हम ये समझते हैं कि वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटेगराइज करें या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटेगराइज करें। तो ये साइंसदानों के लिए एक बड़ा टास्क रहा है शुरू से लेकर, और इवन टुडे वायरसेस कैन नेवर बी कैटेगराइज्ड इनटू लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हाई? पहले हम बात करते हैं कि वायरस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम क्यों कह रहे हैं। तो पहली बात, वायरस कंटेन ईदर डीएनए और आरएनए, या तो वायरस के पास डीएनए होगा या आरएनए होगा। मैंने पहले बात की थी कि वायरस की बॉडी में दोनों मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर भी एक वक्त में मौजूद नहीं हो सकते, या तो वायरस के पास डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हम सेल की बात नहीं कर रहे। अगर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डीएनए है या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आरएनए है तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा। इसी वजह से वायरस के पास डीएनए होता है या आरएनए होता है तो हम ये कहेंगे वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, अभी बात की कि वायरस रेप्लिकेशन करेगा, अपनी कॉपीज जो है वो तैयार करता है। सो इट्स मीन व्हाट कि अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो लिविंग है। एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उन्हें मेडिकली लिविंग उस वक्त तक कंसीडर नहीं करते जब तक वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑर्गेनिज्म है
और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिस्पायरेशन भी होती है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ब्लड भी सर्कुलेट कर रहा है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद है, वो ऑर्गेनिज्म सोचने समझने की सलाहियत भी रखता है, यानी नर्वस सिस्टम भी मौजूद है, उसकी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैकेनिज्म भी हो रहा है, लेकिन उसकी बॉडी में रिप्रोडक्शन का फंक्शन नहीं हो रहा, यानी वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गया, या उसकी बॉडी इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल मतलब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने नंबर ऑफ स्पीसीज को नहीं बढ़ा सकता, तो हम उस ऑर्गेनिज्म को मेडिकली डेथ कंसीडर करेंगे, यानी वो ऑर्गेनिज्म लिविंग नहीं है। तो वायरस के पास रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है, तो दैट इज व्हाई वायरसेस आर कंसीडर्ड एज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर बात करते हैं, दे एक्सिबिट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं कि ये वायरसेस दूसरे स्ट्रक्चर्स यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के साथ रिएक्शन करके कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से हम ये कंसीडर करें कि वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो दैट इज द नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। अब चूंकि इसकी बॉडी में सेल ही नहीं है, तो वायरस क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। जैसे हमने पहले बात की थी चैप्टर नंबर 2 का दूसरा टॉपिक है सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट हैव सिंगल और मल्टीपल सेल इन देयर बॉडीज, यानी ऑर्गेनिज्म को लिविंग होने के लिए उसकी बॉडी में सेल का होना जरूरी है। अब चूंकि इसकी बॉडी में सेल नहीं है, तो हम इसे लिविंग कंसीडर नहीं करते। दूसरी बात, इट अंडरगोज क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस की तरफ चला जाता है, मतलब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये अपने स्ट्रक्चर्स के क्रिस्टल्स बना लेता है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इट इज इनएक्टिव आउटसाइड द लिविंग होस्ट, यानी कि अगर ये लिविंग होस्ट के बाहर है, हमने अभी बात की थी कि वायरस आपके टेबल पर है, वायरस आपकी बुक्स के अंदर है, वायरस आपके ग्लास में है, वायरस आपके पानी की बोतल में है, तो दैट इज टोटली इनएक्टिव, यानी कि ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं कर रहा। That is why we consider virus as a non-living organism. So these are the features that the question may arise or even asked in the year 2019. So you must have to memorize the arguments on the viruses. Now, two diseases which are including in your course. The first is the poliomyelitis. What is poliomyelitis? This condition is characterized as the abnormality in the function of nervous system. यानी कि ये इस तरह की डिजीज है जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन एबनॉर्मली परफॉर्म करता है, मतलब नर्वस सिस्टम अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाता। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पोलियोमाइलिटिस। पोलियोमाइलिटिस के कॉजेस क्या है, मतलब किस वजह से ये वायरस किस वजह से ये कंडीशन अपीयर होती है, so that is caused by a virus known as polio virus, यानी कि पोलियो वायरस इस डिजीज को कॉज करता है। अब अगर पोलियो वायरस किसी ऑर्गेनिज्म के कॉज कर दे, तो उस कॉज करने के बाद इफेक्ट्स क्या होंगे, यानी कि हमें क्या नजर आएगा। तो इफेक्ट सबसे पहले मसल्स वीकनेस, आप एक डायग्राम भी देख रहे हैं कि मसल्स कॉमनली वीकन बाय द पोलियो। शोल्डर मसल्स क्या है, हो गए हैं वीक हो गए हैं। इसी तरह से आर्म के मसल्स भी जो है वो वीक नजर आ रहे हैं, थंब मसल्स स्पेशली जो है वो वीक हो जाते हैं। इसी तरह से क्लोज लेग्स और बाइंडेड हिप्स ये भी क्या हो सकते हैं, ये भी जो है वो पोलियो की वजह से मसल्स वीक हो जाएंगे। नी स्ट्रेटन नहीं हो पाती, इसी तरह से मसल्स जो है वो फूड का जो वेट है उसे बेयर नहीं कर पाते। तो ये तमाम कंडीशंस कब अपेयर होती हैं, जब पोलियो वायरस हमारी बॉडी को टोटली हिट कर देता है। The polio virus may also cause the paralysis. Paralysis मतलब inability to perform the any function of the spinal cord, मतलब nervous system का कोई function जो है वो body perform नहीं कर पा रही। Paralysis may be occur on any one of the part or overall part of the body, यानी किसी एक हिस्से पे भी हो सकता है। मतलब आपने ये टर्म इस्तेमाल की होगी कि कुछ लोगों को जो पैरालिसिस होता है वो लेफ्ट साइड पर हो गया, मतलब उनका लेफ्ट आर्म या उनकी लेफ्ट लेग जो है वो मूव नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैरालिसिस किसी एक पार्ट या दो पार्ट या मल्टीपल पार्ट्स में हो सकता है। कंट्रोल कैसे करेंगे, वैक्सीनेशन, जैसे आप देखते हैं कि पोलियो कैंपेन्स जो है वो मुसलसल सरगर्म रहती है, जिसमें बच्चों को स्पेशली पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं ताकि इस डिजीज से इससे बचा जा सके।
नेक्स्ट कंडीशन विच इज रिकरिंग इन द कोर्स इज द मीजल्स एंड मम्स। मीजल्स एंड मम्स क्या है? दिस कंडीशन इज कैरेक्टराइज द इनएप्रोप्रिएट फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल एब्सेसेस ऑन द स्किन। स्किन पर मुख्तलिफ किस्म के यानी कि एबनॉर्मल दाने जो है वो बन जाते हैं, अपीयर होने लगेंगे। और किस वजह से अपीयर होने लगेंगे? बाय द कॉज ऑफ द वायरस, एंड द नेम ऑफ द वायरस इज रैप्टोवायरस। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इस डिजीज को? इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए भी हम वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करते हैं। मीजल्स कंडीशन इस तरह से नजर आती है कि चेहरे पे जो है वो इनएप्रोप्रिएट जो है वो हमें एब्सेसिस की फॉर्मेशन नजर आ रही है। इसी तरह से दूसरी कंडीशन मम्स की है, और ये मम्स किस तरह से होते हैं कि जो ग्लैंड है दैट इज द पैरोटिड ग्लैंड, वो एबनॉर्मली अपने साइज में जो है वो बड़ा हो जाता है, दैट कॉज द डिजीज मीजल्स एंड मम्स, जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स जो है वो हमारे मुतासर हो सकते हैं। द क्वेश्चन टू राइट नोट ऑन मीजल्स एंड मम्स has been asked in 2009. So this was all about the chapter number 4, viruses, bacteria and cyanobacteria. हम बात कर रहे थे कि वायरस रेप्लिकेशन कैसे करता है, तो इसे देख लेते हैं। आपको एक डायग्राम जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। हम इस वीडियो को अगर देखें तो वीडियो में हमें नजर आएगा कि एक अदद वायरस का स्ट्रक्चर है, और वायरस भी कौन सा है? बैक्टीरियोफेज वायरस से, एंड द नेम ऑफ द वायरस इज T4 वायरस। ये वायरस क्या कर रहा है? एक बैक्टीरिया जो कि ई कोलाई एक नाम है, उस बैक्टीरिया पे जाकर इसने टेल फाइबर्स क्या किए हैं? अपने एडहेशन कर लिए। और टेल फाइबर्स एडहेशन करने के बाद ये क्या करेगा? अपना कैप्सिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल जो कि या तो डीएनए था या आरएनए था, उससे क्या करता है? बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर कर देगा। यानी जब वायरस ने रिप्रोडक्शन करनी है तो वायरस के तमाम स्ट्रक्चर्स यानी कि उसका कैप्सिड, उसका प्रोटीन कोड और उसके टेल फाइबर्स बाहर रहते हैं, जबकि उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए देख रहे हैं आप कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर एंटर हो गया। ये एंटर होने के बाद बैक्टीरिया के जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कैप्चर कर देगा, और कैप्चर करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। मतलब ये डीएनए या आरएनए का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की बॉडी में जाकर उसके डीएनए या आरएनए के साथ मल्टीप्लाई होना शुरू होता है, और अपनी एग्जैक्टली कॉपीज बनाने के बाद उस सेल को बर्स्ट कर देता है, यानी कि उसे ब्लास्ट करने के बाद इस सेल से बाहर आ जाता है। और मल्टीपल आपको इस पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं स्ट्रक्चर जो डीएनए या आरएनए की वजह से वायरस की रिप्रोडक्शन हुई है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे or the way by the viruses may undergo the process of reproduction, and this special type of reproduction is called as replication. So this is all about today's lecture कि viruses की characteristics क्या है, features क्या है उसके, वायरस को हम लिविंग नॉन लिविंग में क्यों कैटेगराइज नहीं कर सकते, वायरस की वजह से डिजीजेस क्या हो रही है, और वायरस का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। So if you guys have any query or if you want to ask any question, you can ask me now.